हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की इस ऑनलाइन क्लास में कक्षा 12 के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। बच्चों, आज सामान्य हिंदी के अंतर्गत मैं आपको सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय द्वारा रचित हिरोशिमा शीर्षक कविता पढ़ाने जा रही हूँ। टॉपिक को मैंने यहाँ लिख रखा है हिरोशिमा, जो किसके द्वारा लिखी गई है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय द्वारा लिखी गई है। इस कविता की व्याख्या मैं आज आपको पढ़ाऊंगी। तो आप सभी बच्चे अपनी हिंदी की पुस्तक निकाल लीजिए और उसके अंतर्गत काव्य खंड में संकलित हिरोशिमा नामक कविता निकालकर उसकी व्याख्या मेरे साथ पढ़िए। बच्चों, विशेष महत्वपूर्ण बिंदु जो है वो याद करने योग्य वो है हिरोशिमा नामक जो कविता है वो अज्ञेय द्वारा रचित सुनहले शैवाल। ध्यान रखिएगा बच्चों, हिरोशिमा नामक कविता जो है अज्ञेय द्वारा रचित सुनहले शैवाल काव्य संग्रह से ली गई है। इस बात को आप याद रखेंगे। चलते हैं बच्चों, तो आप सभी तैयार हैं? निकालिए हिरोशिमा। सबसे पहले बच्चों हम इस कविता का प्रसंग जान लेते हैं। इस कविता में कवि ने उस भीषण नरसंहार का वर्णन किया है जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका द्वारा जापान के नागासाकी और हिरोशिमा क्षेत्र पर अणु बम फेंकने या अणु बम गिराने के बाद हुआ था। उस भीषण नरसंहार का यहाँ पर क्या किया गया है? वर्णन किया गया। प्रस्तुत कविता में कवि ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका द्वारा जापान के नागासाकी और हिरोशिमा नगरों पर गिराए गए अणु बम के कारण हुए भीषण नरसंहार का वर्णन किया है। देखिए, शीर्षक ही है हिरोशिमा। एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं, नगर के चौक धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं, फटी मिट्टी से। एक दिन सहसा, सहसा माने होता है बच्चों अचानक। एक दिन अचानक सूरज निकला, पर वो सूरज कहाँ से नहीं निकला था? अरे क्षितिज पर नहीं, वो सूर्य जो था, जो मानव द्वारा निर्मित था, जो अणुबम रूपी सूर्य था, वो क्षितिज पर नहीं निकला था। नगर के चौक, वो कहाँ निकला था? नगर की चौक पर उदित हुआ था। धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं, फटी मिट्टी से। चारों तरफ धूप तो बरसी, पर वो धूप जो थी वो अंतरिक्ष से बरसी नहीं थी, बल्कि मिट्टी में विस्फोट करके उत्पन्न हुई थी। बच्चों, इस कविता में अणुबम को सूर्य का प्रतीक माना गया। अणुबम को किसका प्रतीक माना गया है? सूर्य का प्रतीक माना गया है। परिणाम स्वरूप संपूर्ण कविता में प्रतीकात्मक शैली है। तो बच्चों, आ गया होगा समझ में? बहुत कठिन कविता नहीं है। छायाएं मानो जन की दिशाहीन सब ओर पड़ी, उस अणुबम रूपी सूर्य के विस्फोट होने के कारण जो मनुष्य की छायाएं थी, परछाई थी, वो दिशाहीन होकर चारों ओर बिखरी हुई पड़ी थी। अर्थात अणुबम में जब विस्फोट हुआ तो चौक पर उपस्थित जो मनुष्य थे वे दिशाहीन होकर, मृत होकर जो थे वो गिर पड़े। वह सूरज नहीं उगा था पूरब में। वह सूर्य जो था, जो अणुबम रूपी सूर्य था, वह सूर्य पूर्व में उदित नहीं हुआ था। वह बरसा सहसा बीचों बीच नगर में, वह अचानक नगर के बीचों बीच जो उदित हुआ था। उस अणुबम रूपी सूर्य के उदित होने के कारण क्या हुआ? काल सूर्य के रथ के पहिए ज्यों अरे टूट कर बिखर गए दसों दिशा में। उस समय ऐसा लग रहा था जैसे, ऐसा भयानक दृश्य उपस्थित हो गया था, ऐसा लग रहा था जैसे काल सूर्य के रथ के पहिए के डंडे टूट कर दसों दिशाओं में बिखर गए। उस समय ऐसा भयानक दृश्य उपस्थित हो गया था, ऐसा लग रहा था जैसे काल सूर्य के रथ के पहिए के डंडे टूटकर जो थे वो दसों दिशाओं में फैल गए थे। कुछ क्षण का उदय अस्त, वो जो अणुबम रूपी सूर्य था वो थोड़े समय के लिए उदित हुआ था और थोड़े ही समय में वो
केवल एक प्रज्वलित क्षण की दृश्य सोख लेने वाली दोपहरी फिर वह ऐसा प्रज्वलित क्षण था। अब ये कहते हैं कि वह ऐसा प्रज्वलित क्षण था जिसने अपने आप में जो दोपहरी थी, जो ताप था, उसको भी सुखाकर क्या कर दिया था, नष्ट कर दिया था। क्षण भर के लिए जो था ऐसा ताप उत्पन्न हुआ था, ऐसा प्रज्वलित जलने वाला क्षण उत्पन्न हुआ था कि उसने सूर्य की दोपहरी को भी सुखाकर रख दिया। और इस प्रकार जो वहां उपस्थित दृश्यमान सौंदर्य था वो नष्ट हो गया। आगे देखिए बच्चों, छायाएं मानो जल की नहीं मिटी लंबी होकर। उस विनाशक अणुबम विस्फोट में जो मनुष्य मृत हो गए थे, उनकी जो छायाएं थी, उनकी जो यादें थी, आज भी मिटी नहीं है, मानो ही सब भाप हो गए। उस समय मनुष्य जो थे वो मृत हो गए और ऐसा लगने लगा जैसे वो भाप बनकर उड़ गए। छायाएं तो अभी लिखी हैं झुलसे हुए पत्थरों पर, उजड़ी सड़कों के गच पर। गच माने होता है बच्चों फर्श। वो स्मृतियां, उस विस्फोटक नरसंहार की स्मृतियां जो है आज भी वहां के झुलसे हुए पत्थरों पर और सड़कों की फर्श पर आज भी क्या है, लिखी हुई है। अर्थात हमें उस भीषण नरसंहार का स्मरण कराती है। मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सोख गया, पत्थर पर लिखी हुई यह जली हुई छाया मानव की साखी। कलियर आगे जी कहते हैं कि प्रकृति के द्वारा रचा गया सूरज हमें जीवन देता है, हमें प्रकाश देता है, परंतु मनुष्य के द्वारा रचा गया अणु बम रूपी जो सूर्य था, मानव को भाप बनाकर सोख गया। वह मानव को की ही मृत्यु का, मानव के ही विनाश का कारण बना और मानव को भाप बनाकर सोख गया। पत्थर पर लिखी हुई जली हुई छाया मानव की साखी है। साखी का मतलब साक्षी है, प्रमाण है। उस विनाशक नरसंहार में पत्थरों पर यादों के रूप में जो स्मृतियां हैं वो हमें याद दिलाती हैं कि मानव ही मानव के विनाश का क्या है, कारण है। यह इस बात का प्रमाण है। तो बच्चों, ये जो हिरोशिमा नामक कविता थी, बहुत जो नरसंहार पर लिखी गई थी, बहुत ही सुंदर कविता थी और यह आपको समझ में आ गई होगी। बच्चों, यदि काव्य सौंदर्य की बात की जाए तो संपूर्ण कविता जो हिरोशिमा नामक आप कविता पढ़ रहे हो, इसमें बोली जो है, भाषा जो है वो खड़ी बोली है। इसके बाद अगर रस की बात की जाए तो भयानक और वीर रस है। रस के बाद बच्चों यदि अलंकार पर आते हैं तो अलंकार में यहाँ रूप का अतिशयोक्ति, रूपक और उपमा अलंकार है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर रूपक, उपमा और रूप का अतिशयोक्ति अलंकार है। करुण रस भी है। शब्द शक्ति जो है बच्चों लक्षणा है और गुण जो है वो प्रसाद है। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ में आ गया होगा। मुख्य बिंदु मैंने बता दिए, जल्दी से एक बार स्मरण कर लीजिए। सुनहले सहवाल से ये जो है शीर्षक कविता ली गई है। काव्य संग्रह क्या है, सुनहले सहवाल। किसके द्वारा लिखा गया है, अज्ञेय द्वारा। भाषा आपने कौन सी पढ़ी, खड़ी बोली। रसपूर्ण कविता में कौन सा है, भयानक है। इसके साथ करुण रस भी है। गुण कौन सा है, प्रसाद है। प्रतीकात्मक शैली है। अब बच्चों आप आइए एक्सरसाइज पर, पीछे देखिए। मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सोख गया, पत्थर पर लिखी हुई यह जली हुई छाया मानव की साखी। मिल गया बच्चों। देखिए पहला प्रश्न है इसका, पद्यांश की रचना एवं रचनाकार का नाम लिखिए। दूसरा प्रश्न है बच्चों, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश क्या है, मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सोख गया। इस रेखांकित अंश की आपको क्या करनी है बच्चों, व्याख्या करनी है। तीसरा प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश में कवि ने किस समय के भीषण नरसंहार और विनाश का चित्रण किया है। तो व्याख्या पढ़ाते समय मैंने इस प्रश्न का उत्तर आपको दे दिया है, तो समझकर इसको आपको स्वयं ही लिखना है। प्रश्न संख्या 4 है बच्चों, अणुबम ने मानव को समाप्त कर उसे किस
तो बच्चों ये कर लेंगे। इसके साथ ही बच्चों कल मैंने इसके पूर्व के वीडियो में मैंने आपको मैंने आहुति बनकर देखा यह शीर्षक कविता पढ़ाई थी। यह शीर्षक कविता भी अज्ञेय द्वारा रचित थी। तो इसके अंतर्गत मैंने आपको गृह कार्य नहीं दिया था। तो बच्चों पंक्ति मैंने आपको पढ़ाई थी, वे रोगी होंगे प्रेम जिन्हें अनुभव रस का कटु प्याला है। मिला बच्चों? वे मुर्दे होंगे प्रेम जिन्हें सम्मोहनकारी काला है। मैंने विदग्ध को जान लिया, अंतिम रहस्य पहचान लिया। मैंने आहुति बनकर देखा यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। ये जो एक्सरसाइज में पद्यांश दिया हुआ है इसको भी आपको करना है। पहला प्रश्न है पद्यांश की रचना और रचनाकार का नाम। तो उत्तर पता ही है आपको। पद्यांश की रचना मैंने आहुति बनकर देखा। रचनाकार कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। फिर बच्चों दूसरा प्रश्न आता है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश कौन सा है? मैंने विदग्ध को जान लिया, अंतिम रहस्य पहचान लिया। मैंने आहुति बनकर देखा यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। इस अंश की आपको व्याख्या करनी है। तीसरा प्रश्न है बच्चों, वे रोगी होंगे प्रेम जिन्हें अनुभव रस का कटु प्याला है। इन पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। चौथा प्रश्न है कवि ने जीवन के अंतिम रहस्य को किस प्रकार पहचाना है। और इस पद्यांश पर आधारित पांचवा और अंतिम प्रश्न है बच्चों, कवि को प्रेम के यज्ञ की ज्वाला कब दिखाई। तो बच्चों आज मैं आपको HW के अंतर्गत 2 कार्य दे रही हूँ। पहला पद्यांश जो है वो मैंने आहुति बनकर देखा इस कविता से संबंधित है। और दूसरा पद्यांश जो है, जो पद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर हैं, तो उसके लिए जो दूसरा पद्यांश है वो हिरोशिमा से लिया गया है। तो बच्चों मुझे आशा है कि आप जो है आज जो कुछ भी मैंने पढ़ाया वो आपकी समझ में आया होगा। यहीं से बच्चों ये जो काव्य खंड के अंतर्गत कविताएं दी हैं, कोर्स दिया हुआ है, पाठ्यक्रम दिया है, वो समाप्त होता है। आज के लिए बच्चों इतना ही पर्याप्त है। हैव अ नाइस डे। हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की इस ऑनलाइन क्लास में कक्षा 12 के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। बच्चों आज हिंदी विषय के अंतर्गत मैं आपको संस्कृत खंड में संकलित पंचशील सिद्धांता इस पाठ का हिंदी अनुवाद पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों संस्कृत खंड के अंतर्गत यह आपका अंतिम पाठ है। तो आप सभी बच्चे अपनी सामान्य हिंदी की पुस्तक के अंतर्गत संस्कृत खंड में संकलित पंचशील सिद्धांता इस पाठ को निकालकर इसका हिंदी अनुवाद मेरे साथ पढ़िए। तो तैयार है बच्चों? पंचशील सिद्धांता, पंचशील के सिद्धांत। पंचशील मिति शिष्टाचार विषय का सिद्धांता। पंचशील शिष्टाचार विषयक सिद्धांत हैं। पंचशीलम मिति शिष्टाचार विषय का सिद्धांता। पंचशील शिष्टाचार संबंधी सिद्धांत हैं। महात्मा गौतम बुद्धा एतान पंचा अपि सिद्धांतान पंचशील मिति नाम्ना स्वशिष्यान् शास्ति स्म। महात्मा गौतम बुद्ध एतान माने इन, पंचापि माने 5, सिद्धांतान माने सिद्धांतों को। महात्मा गौतम बुद्ध इन 5 सिद्धांतों को पंचशीलम इति नामना, पंचशील इस नाम से, स्वशिष्यान् माने अपने शिष्यों को, शास्ति स्म माने होता है उपदेश देते थे। महात्मा गौतम बुद्ध इन 5 सिद्धांतों को पंचशील इस नाम से अपने शिष्यों को उपदेश देते थे। अतएव यह शब्द माने शब्द, अतएव
शब्द अधुनापि माने आज भी, तथैव माने उसी प्रकार, स्वीकृतः माने स्वीकृत है। अतएव यह शब्द आज भी उसी प्रकार स्वीकृत है। इमे सिद्धांता क्रमेण एव सन्ति। इमे माने यह, सिद्धांता माने सिद्धांत, क्रमेण माने क्रम से, एव सन्ति माने इस प्रकार, सन्ति माने है। ये सिद्धांत क्रम से इस प्रकार है। अहिंसा, अहिंसा का अहिंसा लिखेंगे, सत्यम का सत्य लिखेंगे, अस्तेय, आस्तेय माने चोरी ना करना, अप्रमादम, अप्रमादः माने आलस्य ना करना, ब्रह्मचर्य माने ब्रह्मचर्य, ऐसा। अहिंसा, सत्य, चोरी ना करना, आलस्य ना करना, ब्रह्मचर्य, ऐसा, या ब्रह्मचर्य पूर्ण विराम लगा देंगे। आते हैं बच्चों संस्कृत के द्वितीय गद्यांश पर। बौद्ध युगे इमे सिद्धांता व्यक्तिगत जीवनस्य अभ्युत्थानाय प्रयुक्ता आसन। बौद्ध युगे माने बौद्ध युग में, इमे सिद्धांता माने यह सिद्धांत, व्यक्तिगत जीवनस्य माने व्यक्तिगत जीवन के, अभ्युत्थानाय माने उत्थान के लिए, प्रयुक्ता माने प्रयोग, आसन माने थे, प्रयोग होते थे। पूरी पंक्ति का हिंदी अनुवाद होगा। बौद्ध युग में ये सिद्धांत व्यक्तिगत जीवन के उत्थान के लिए प्रयुक्त होते थे या प्रयोग होते थे। परमद्य, परमद्य को अलग अलग करना चाहिए। परम प्लस अद्य, परम माने परंतु, अद्य माने आज, परंतु आज। इमे सिद्धांता, ये सिद्धांत राष्ट्राणां परस्पर मैत्री सहयोग कारणानि विश्व बंधुत्वस्य विश्व शांत्यश्च साधनानि सन्ति। परमद्य, परंतु आज। इमे सिद्धांत, यह सिद्धांत राष्ट्राणां माने राष्ट्रों की परस्पर मैत्री सहयोग के कारणानि माने कारण या साधन, विश्व बंधुत्वस्य, विश्व बंधुत्व, और विश्व शांतेश्च, और विश्व शांति के साधनानि माने साधन, संति माने है। पूरी पंक्ति का हिंदी अनुवाद क्या होगा? परंतु आज ये सिद्धांत राष्ट्रों की परस्पर मैत्री सहयोग के कारण विश्व बंधुत्व और विश्व शांति के साधन हैं। राष्ट्रनायकस्य श्री जवाहरलाल नेहरू महोदयस्य, राष्ट्रनायक श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय के प्रधानमंत्रित्व काल माने प्रधानमंत्री काल में, चीन देशेन सह, चीन देश के साथ, भारतस्य मैत्री, भारत की मित्रता, पंचशील सिद्धांतान अधिकृत्य एवं भवत। श्री पूरी पंक्ति का बच्चों देख लीजिए फिर से। राष्ट्रनायकस्य श्री जवाहरलाल नेहरू महोदयस्य, राष्ट्रनायक श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय के प्रधानमंत्री काल में, चीन देशेन से, चीन देश के साथ, भारत की मित्रता, पंचशील सिद्धांतों के, अधिकृत्य माने आधार पर ही, एवं भवत माने हुई थी। पूरी पंक्ति का हिंदी अनुवाद क्या होगा? राष्ट्रनायक श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय के प्रधानमंत्री काल में चीन देश के साथ भारत की मित्रता पंचशील सिद्धांतों के आधार पर हुई थी। यतो ही का हिंदी शब्दार्थ होता है क्योंकि। उभयोपि माने दोनों ही, देशों माने देश, बौद्ध धर्म में निष्ठावंतों माने बौद्ध धर्म में निष्ठा रखते थे, क्योंकि दोनों ही देश बौद्ध धर्म में निष्ठा रखते थे। आधुनिक के जगति पंचशील सिद्धांता नवीनम राजनैतिकम स्वरूपम गृहीतवन्तः। आधुनिक जगते, आधुनिक संसार में पंचशील सिद्धांत, पंचशील सिद्धांत, नवीनम माने नए, राजनैतिकम माने राजनैतिक स्वरूप को गृहीतवन्तः माने ग्रहण कर चुके हैं। आधुनिक संसार में पंचशील सिद्धांत नवीन राजनैतिक स्वरूप को ग्रहण कर चुके हैं। एवं च व्यवस्थिता,
और इस प्रकार व्यवस्थित हैं। नंबर 1, फर्स्ट नंबर पर आइए, किमपि राष्ट्रं कस्य चनान्यस्य राष्ट्रस्य आन्तरिकेषु विषयेषु कीदृशमपि व्याघातं न करिष्यति। किमपि माने कोई भी, राष्ट्रं माने राष्ट्र, कस्य च अन्यस्य किसी अन्य राष्ट्र के आंतरिकेषु माने आंतरिक विषय में, कीदृशमपि माने किसी प्रकार का भी, व्याघात माने होता है हस्तक्षेप, न माने नहीं, करिष्यति माने करेगा। कोई भी राष्ट्र किसी अन्य राष्ट्र के आंतरिक विषयों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। आया बच्चों समझ में? दूसरे नंबर पर आइए, दूसरा कौन सा पंचशील सिद्धांत है? प्रत्येकम राष्ट्रम परस्परम प्रभुसत्तां प्रादेशिकी अखंडताच्च समन्वयस्यति। प्रत्येकम राष्ट्र, प्रत्येक राष्ट्र, परस्पर माने एक दूसरे की, प्रत्येक राष्ट्र एक दूसरे की प्रभुसत्ता, प्रादेशिकी अखंडता और प्रादेशिकी अखंडता का समन्वयस्यति माने सम्मान करेगा। पुनः देख लीजिए इस पंक्ति का हिंदी अनुवाद बच्चों। प्रत्येक राष्ट्र परस्पर एक दूसरे की प्रभुसत्ता और प्रादेशिकी अखंडता का सम्मान करेगा। तीसरा कौन सा है? प्रत्येकम राष्ट्रम परस्परम समानतां व्यवहरष्यति। प्रत्येक राष्ट्र परस्परम माने एक दूसरे के साथ समानता का, व्यवहरष्यति माने व्यवहार करेगा। प्रत्येक राष्ट्र एक दूसरे के साथ समानता का व्यवहार करेगा। चौथा है बच्चों, किमपि राष्ट्रम परेणम न कृष्यते माने किमपि माने कोई भी, राष्ट्र माने राष्ट्र, अपरेणम माने होता है आक्रमण, ना माने नहीं, नान्य कृष्यते माने नहीं करेगा। कोई भी राष्ट्र आक्रमण नहीं करेगा। पांचवा है, सर्वाणि अपि राष्ट्राणि मिथः स्वं स्वं प्रभुसत्तां शान्त्या रक्षयन्ति। सर्वाणि अपि माने सभी, राष्ट्राणि माने राष्ट्र, मिथा माने होता है परस्पर, स्वं स्वं माने अपनी अपनी, प्रभुसत्तां माने प्रभुसत्ता का, शान्त्या माने शांति के साथ, रक्षयन्ति माने रक्षा करेंगे। सभी राष्ट्र परस्पर अपनी अपनी प्रभुसत्ता की शांति से रक्षा करेंगे या रक्षा करते हैं। विश्वस्य यानि राष्ट्राणि शान्तिम् इच्छन्ति तानि इमान् नियमान् अंगीकृत्य राष्ट्रस्य अर्ध स्वमैत्रीं भावं दृढीकुर्वन्ति। विश्वस्य माने विश्व के, संसार के, यानि माने जो भी, राष्ट्राणि माने राष्ट्र, शांतिम् इच्छन्ति शांति की इच्छा रखते हैं। संसार के जो भी राष्ट्र शांति की इच्छा रखते हैं, तानि माने वे, ईमान माने इन, वे इन नियमान माने नियमों को, अंगीकृत माने स्वीकार करके, परराष्ट्रस्य सार्ध माने साथ, पर माने दूसरे राष्ट्रों के साथ, स्वमैत्री भाव माने अपने मित्रता के भाव को, दृढ़ीकुर्वन्त माने मजबूत करते हैं। विश्व के जो भी राष्ट्र शांति की इच्छा रखते हैं, वे इन नियमों को अंगीकार करके, इन नियमों को स्वीकार करके दूसरे राष्ट्रों के साथ अपने मित्रता के भाव को मजबूत करते हैं। तो बच्चों, ये जो पंचशील सिद्धांत नामक संस्कृत पाठ था, इसका हिंदी अनुवाद यहीं से क्या होता है, समाप्त होता है। बच्चों, यह जो संस्कृत पाठ मैंने आपको पढ़ाया है, इसके संपूर्ण पाठ का हिंदी अनुवाद आपको अपनी HW की कॉपी पे करना है। बच्चों, यहीं से संस्कृत खंड के अंतर्गत कक्षा 12 के लिए जो भी पाठ्यक्रम निर्धारित है वह समाप्त होता है। तो बच्चों, आज मैंने संस्कृत खंड के अंतर्गत भी पाठ्यक्रम क्या कर दिया,
समाप्त कर दिया है। तो आपका 12th का कक्षा 12 का जो भी हिंदी विषय का सामान्य हिंदी विषय का निर्धारित पाठ्यक्रम है वो समाप्त होता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। हैव अ नाइस डे।